गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करते हैं न्यूक्लियर की असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने न्यूक्लियर की असाइनमेंट फर्स्ट में डिस्कस किए थे, कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन फॉर इट टू स्प्लिट एन अल्फ़ा पार्टिकल एट रेस्ट इनटू ट्रीटियम एंड प्रोटोन। मीन्स कि हमारे पास फोटोन की कितनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए कि वो अल्फ़ा पार्टिकल जो रेस्ट पर है उसको ट्रीटियम और प्रोटोन में स्प्लिट कर दे। तो इस केस में मास डिफेक्ट का कंसेप्ट यूज़ होगा। तो देखते हैं हम। अब हमारे पास मास डिफेक्ट क्या होगा, मास ऑफ ट्रीटियम, ट्रीटियम मीन्स 3H1 प्लस मास ऑफ प्रोटोन क्या माइनस मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स कि 4He2। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ 4He2। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें मासेस दिए हुए हैं। ट्रीटियम का मास हमें दिया हुआ है 3.0161 AMU। प्रोटोन का मास दिया हुआ है 1.0073 माइनस अल्फ़ा पार्टिकल का हमें मास दिया हुआ है 4.002 AMU। तो ये आ गया हमारे पास। अब इस सारे को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा 0.0214 AMU डेल्टा एम। तो अब हमारे पास 1 AMU होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उन्होंने 938 यूज़ करने को बोला, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में 1 AMU होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलमोस्ट क्लोज ही आंसर आएगा इनका। ठीक है, तो जब हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 1 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमें मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए वो क्या आ जाएगी, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगी हमारे पास 0.0214 मल्टीप्लाई 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन 19.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 19.3 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड क्या होगी, करेक्ट। ठीक है, तो आप 938 भी लेकर चलेंगे तो 19.3 के पास ही आएगा। यहाँ पर भी 19.9 आता है, 19.9, तो अप्रॉक्सीमेटली वो 19.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ 2H 4He एंड 6 लिथियम आर B2 B4 एंड B6। मीन्स कि 2H के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी क्या दी हुई है, 2H के कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है हमें, 2H के कॉरस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी हमें दी हुई है B2, और 4He के कॉरस्पॉन्डिंग हमें दी हुई है B4, और 6Li के कॉरस्पॉन्डिंग हमें दी हुई है B6। तो अब हमें क्या निकालना है, Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन निकालनी। रिएक्शन क्या है हमारे पास, 2H प्लस 6Li गिव्स 2He4, 2He4 ये हमें दे रहा है। तो हमें क्या निकालनी है, Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन की Q वैल्यू निकालनी। Q वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगर मास दिया होता तो फिर Q वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू C स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं Q वैल्यू निकालने के लिए। बट हमारे केस में हमें एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये हमारे पास क्या है,
प्रोडक्ट। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या है 2He4, तो He4 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है हमारे पास B4, तो 2 टाइम्स B4 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी क्या है हमारे पास, देखो रिएक्टेंट कौन से हैं 2H एंड 6 लिथियम, 2H के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास B2, तो 6Li के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है B6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2B4 माइनस B2 माइनस B6, ये आ गया। तो इट मीन्स कि हमारी ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है शेल मॉडल का। अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर शेल मॉडल व्हाट इज़ द प्रोटॉन कन्फिग्रेशन फॉर द न्यूक्लियाई 27 एल्यूमिनियम 13, कि शेल मॉडल के अकॉर्डिंग 27 एल्यूमिनियम 13 की प्रोटॉन कन्फिग्रेशन क्या होगी, ठीक है। तो वो अब हमारे पास एल्यूमिनियम की प्रोटॉन कन्फिग्रेशन निकालनी है हमें, तो न्यूक्लियर शेल मॉडल का पता होना चाहिए। तो हमारे पास न्यूक्लियर शेल मॉडल देखो थोड़ा मैं बताती हूँ कि न्यूक्लियर शेल मॉडल कैसे बनाते हैं। अब आपको इसके लिए क्वांटम नंबर पता होने चाहिए। हमारे पास स्मॉल एल क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तो 0 1 2 3 4 5। अगर एल 0 हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एस होता है, 1 हो तो पी ऑर्बिटल होता है, ये हो 2 हो तो डी, ऐसे 3 हो तो एफ, 4 हो जी और 5 हो तो एच। और हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम जे किसके इक्वल होता है, एल प्लस एस कॉमा एल माइनस एस। जे हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर मोड़ लेते हैं। जे होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो देखो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल 0 है, स्मॉल एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू हमेशा 1/2 ही रहती है एस की वैल्यू। तो एस के कॉरस्पॉन्डिंग एल 0 है, एस 1/2 है। अब जे हम निकाल लेते हैं, जे होता है एल प्लस एस का मोड और एल माइनस एस का मोड। तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 1/2 मोड ऑफ 0 माइनस 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया जे इक्वल टू 1/2। तो इट मीन्स कि एस ऑर्बिटल के लिए हमारे पास एल क्या है 0, एस 1/2 है और जे भी क्या है 1/2। ऐसे अगर हम P देखें तो P के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास L इक्वल टू 1 है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि P के कॉरस्पॉन्डिंग L हमारे पास 1 होता है। तो S तो स्मॉल एस तो हमेशा 1/2 रहना है। J है हमारे पास मोड ऑफ L प्लस एस टू मोड ऑफ L माइनस एस। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस, चाहे मोड यहाँ पर ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस तो हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा। तो 1 माइनस 1/2, तो ये 3/2 1/2 जे की वैल्यू आ गई। तो P के कॉरस्पॉन्डिंग L इक्वल टू 1 है, S इक्वल टू 1/2 है, J की 2 वैल्यूज़ आ गई 1/2 3/2। ऐसे ही आप D के लिए निकाल लोगे। D के लिए हमारे पास आ जाएगा L इक्वल टू 2, S इक्वल टू 1/2 होता है, J इक्वल टू 3/2 5/2। ये ऐसे ही आप आगे निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ होती है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज़ इक्वल टू 2J+1। 2J+1 न्यूक्लियॉन्स होते हैं हमारे पास। तो जैसे यहाँ पर S है, S के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे 2 × 1/2 + 1, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 बन जाएगा। तो ऐसे ही हम बाकी ऑर्बिटल्स के लिए भी नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें यूज़ होनी है न्यूक्लियर शेल मॉडल बनाने में, इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दी। अब हम न्यूक्लियर शेल मॉडल बनाते हैं। न्यूक्लियर शेल मॉडल बनाते देखो कैसे बनाते हैं कि हमारे पास नीचे देखो, पहले ये देखिए हमारे पास, ये आपको याद करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। 1s पहले ये लिखेंगे 1s 1p 1d 1f 1g h i। d के कॉरस्पॉन्डिंग 2s 2p 2d 2s d के बाद f s p d f g।
डी से स्टार्ट करना है आपने, डी से स्टार्ट किया 2s 2p 2d 2f 2g। अब यहाँ से फिर डी से स्टार्ट कर लो, 2d से स्टार्ट किया 3s 3p 3d, यहाँ से फिर 3d से स्टार्ट किया 4s। ऐसे ही आप आगे लिखते जाओगे। ठीक है, तो ये लिखने का वे ये है कि शेल मॉडल जब हम बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले 1s आएगा, फिर 1p आएगा, फिर 1d आएगा, फिर 2s आएगा। थोड़ी बहुत ही मिक्सिंग होगी कहीं पर, वो मैं बता दूँगी कि कहाँ पर होनी है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम 1s के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, अगर हम देखें इस सीक्वेंस से चलना है हमने, तो सबसे पहले 1s आएगा, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया 1s। तो 1s आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1s 1/2, क्योंकि j की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया है। तो क्या बन जाएगा फिर हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 2j + 1, 2 आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास 1p। अब 1p के कोरस्पॉन्डिंग j की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई थी, हमने अभी किया था। p के कोरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज़ है j की 1/2, 3/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा 1p 3/2 और ऊपर आ जाएगा 1p 1/2। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे हमारे 4, क्योंकि 2j + 1 है तो 4 हो जाएंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 हो जाएंगे। ऐसे आप देखो सीक्वेंस देखें, पहले 1s है 1p, उसके बाद क्या आएगा 1d। तो अब हम 1d लिखते हैं, तो 1d के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास 1d, तो आ जाएगा 1d 5/2। जो बड़े वाला होगा उसको नीचे लिखना है, जो छोटे वाला होगा उसको ऊपर, मीन्स जो बड़ी j की वैल्यू है उसको नीचे, जो छोटी है उसको ऊपर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 6, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4। इसका मतलब है कि इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स ही आ सकते हैं इस ऑर्बिटल में, इस शेल में। इसमें हमारे पास क्या आ सकते हैं, इस शेल में भी कितने आ सकते हैं 4 आ सकते हैं। इसमें कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही आ सकते हैं। हम 6 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही इसमें फिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। अब देखो 1d के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए 2s, बट 2s 1d के बाद नहीं आएगा, इसके बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा 2s 1/2। फिर इसके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे 2। ठीक है, तो ये 2s है। अब 2s के बाद क्या आना है हमारे पास 1f, तो अब हम 1f लिखते हैं। तो 1f लिखें, ड्रॉ करें 1f के कोरस्पॉन्डिंग। तो 1f क्या होगा 7/2, ये क्या हो जाएगा 1f 5/2। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 8 हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 6 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 2p, बट 2p उसके बाद नहीं आएगा, इसके बीच में आएगा। 2p के कोरस्पॉन्डिंग 2 है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2p 3/2 और ये क्या आ जाएगा 2p 1/2। इसके कोरस्पॉन्डिंग 4, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 न्यूक्लियॉन्स। तो ऐसे चलता जाएगा। अब 2p हो गया, उसके बाद हमारे पास 1g आएगा 1g। अब हमारे पास काफ़ी मिक्सिंग नहीं होगी, मिक्सिंग होगी अब बट बहुत ऊपर जाकर होगी, वहाँ तक कर हमने जाना ही नहीं है। तो 1g ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9/2, नहीं सॉरी 7/2 और 1g 9/2। इसमें आ जाएंगे न्यूक्लियॉन्स 8, इसमें न्यूक्लियॉन्स आ जाएंगे हमारे पास 10। ऐसे ही अब हम चलते जाएंगे। 1g के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 2d आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2d 5/2 2d 3/2। ये हमारे पास इसमें आ जाएंगे 6, इसमें आ जाएंगे 4। ऐसे ही हमारा चलता रहेगा।
तो हमारा पास देखो ये शेल मॉडल बन जाएगा, ऐसे हमारे पास चलता जाएगा और ये शेल मॉडल बन जाएगा हमारे पास। ये शेल मॉडल देखो, जैसे मैंने बनाया वैसे ही मैंने यहाँ तक कर बना दिया 2D तक, और उसके बाद देखो 3S, फिर 1H बनेगा, 1H 11/2, 1H 9/2, फिर 2F 7/2, 2F 5/2, फिर हमारे पास आ जाएगा 3P 3/2, 3P 1/2, ठीक है। 1I 13/2। हमने 126 तक कर ही जाना है, वैसे तो ऊपर तक कर है बट आपने यहाँ तक कर ही जाना है बस, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स साइड पर लिख दिए हमने, जैसे मैंने लिखे थे वैसे उन्होंने भी लिखे हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स मीन्स कि जितने हम इसमें फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, वो लिखे हुए सारे वैसे उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको शेल मॉडल क्यों बोलते, देखो ये हमारे पास शेल बन गया, फर्स्ट शेल, मैजिक नंबर आ गया, फर्स्ट मैजिक नंबर 2 आ गया। मैजिक नंबर के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा कि मैजिक नंबर वो नंबर्स होते हैं अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इक्वल टू मैजिक नंबर होते हैं तो फिर हमारा न्यूक्लियस एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो न्यूक्लियर शेल मॉडल ने मैजिक नंबर्स को एक्सप्लेन किया था, और वो देखो कैसे कि जैसे फर्स्ट 2 आ गया हमारे पास, नेक्स्ट 2 + 6 मतलब 8, यहाँ तक कर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स कितने फिल कर सकते हैं हम, 8 कर सकते हैं। उसके बाद जब हमने सम किया तो हमारे पास 8 + 12 क्या आ गए, 20 आ गए। 20 भी एक क्या है, मैजिक नंबर है। ऐसे ही हम जब ऐड करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट शेल बन गया, शेल नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास शेल नंबर सेकंड बन गया क्योंकि सेकंड मैजिक नंबर आ गया यहाँ तक सॉरी। फिर उसके बाद 8 + 12 कितना हो गया, 20, ये हमारे पास थर्ड शेल बन गया क्योंकि थर्ड मैजिक नंबर आ गया, यहाँ तक कर हमारा थर्ड शेल आ गया ये। फिर उसके बाद हमारे पास 20 + 8 28 हो गया, ये हमारे पास देखो 3A शेल नेम दे दिया उन्होंने इसको, ये आ गया। उसके बाद 28 + 22 कितना बन गया, 50, ये भी मैजिक नंबर है तो ये हमारे पास 4 शेल आ गया। ऐसे ही सारे मैजिक नंबर्स न्यूक्लियर शेल मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिए थे। अब इसी शेल मॉडल को यूज़ कर कर हम आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं शेल मॉडल के बेस पर। अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर शेल मॉडल व्हाट इज़ द प्रोटॉन कन्फिग्रेशन फॉर द न्यूक्लियाइड 27 एल्यूमिनियम 13। अब उन्होंने 27 एल्यूमिनियम 13 दिया हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने प्रोटॉन कन्फिग्रेशन निकालनी। वैसे तो उन्होंने बोल ही दिया प्रोटॉन कन्फिग्रेशन, बट अगर ना बोला हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से जो ओड होता है वो लेना होता है, हमने उसकी कन्फिग्रेशन लिखनी होती है। अब यहाँ पर प्रोटॉन हमारे पास क्या है 13, न्यूट्रॉन्स हमारे पास हैं 27 - 13 कितने हैं 14। तो ओड क्या है हमारे पास प्रोटॉन्स, तो हम प्रोटॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग कन्फिग्रेशन लिखेंगे। कन्फिग्रेशन में सबसे पहले हम देखो न्यूक्लियर मॉडल जो हमने बनाया वहाँ से देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 1s1/2, ठीक है 1s1/2। तो 1s1/2 लिख दिया हमने, उसमें कितने नंबर आने हैं 2 न्यूक्लियॉन्स आने हैं, बट हमें 13 तक कर जाना है। फिर नेक्स्ट देखो 1s1/2 के बाद 1p 3/2 आएगा, इसमें हमारे पास कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 4। 1p 1/2 में मैक्सिमम हमारे पास कितने आ सकते हैं 2। तो हमारे पास कितने बन गए 2 4 6 6 2 8 8 ही बने, अभी 5 और चाहिए। अब 1d 5/2 में कितने आ सकते हैं हमारे पास 6 आ सकते हैं, बट हमें तो 5 ही फिल करने हैं, हमने 5 फिल कर दिए। तो ये हमारे पास कन्फिग्रेशन बन गई प्रोटॉन कन्फिग्रेशन। इतना इजी क्वेश्चन है। तो इट मीन्स कि हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी 1s1/2 2, 1p 3/2 4,
1p 1/2 2, 1d 5/2 5, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगी। यहाँ पर उन्होंने 2 2 3 लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में आंसर यही है, यही आंसर आना है शेल मॉडल के अकॉर्डिंग, 1 ही आएगा यहाँ पर, 1 1 और 1। तो अगर हम देखें तो इससे मोस्ट मतलब जो क्लोज आंसर बन रहा है वो डी ऑप्शन बन रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन को हम करेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी ऑफ 27 एल्यूमिनियम 13। 27 एल्यूमिनियम 13 की ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी निकालनी है। देखिए ग्राउंड स्टेट स्पिन का मतलब क्या है, जो हमारे पास लास्ट ऑर्बिटल आया है, जैसे 1d 5/2 आया है, तो स्पिन का मतलब है जो ये जे की वैल्यू आई है, तो हमारे पास स्पिन जे कितना हो गया, 5/2 हो गया। अब उन्होंने पैरिटी पूछा है, पैरिटी निकालते हैं -1 की पावर एल, एल होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो अब देखो जो हमारे पास लास्ट में आया वो 1d 5/2 आया है, तो d के कोरस्पॉन्डिंग एल हमारे पास होता है 2, तो ये बन गया -1 की पावर 2, इसके इक्वल हो गया +1 के। तो जब +1 के इक्वल आता है तो फिर इसके ऊपर हम प्लस डाल देते हैं। तो हमारे पास देखो स्पिन एंड पैरिटी क्या बन गई, 5/2 प्लस। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन ही हमारा आंसर बन रही है, ए = 5/2 प्लस। नेक्स्ट है सिमिलर, ये ऐसा ही एक क्वेश्चन हो रहा है कि इन द न्यूक्लियर शेल मॉडल द स्पिन पैरिटी ऑफ 15 नाइट्रोजन इज गिवन बाय। 15 नाइट्रोजन की हमने स्पिन पैरिटी पता करनी है। तो 15 नाइट्रोजन की हमारे पास, तो हमें 15 नाइट्रोजन की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, स्पिन एंड पैरिटी। तो 15 नाइट्रोजन का देखा हमारे पास क्या है, 15 नाइट्रोजन, तो इसका हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होते हैं, 7, प्रोटॉन्स कितने हो गए 7, और हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं 8। तो इन दोनों में से ओड हमारे पास प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के कोरस्पॉन्डिंग हम पहले कन्फिग्रेशन लिखेंगे। जब भी स्पिन एंड पैरिटी देखनी तो आपको कन्फिग्रेशन लिखनी पड़ेगी। तो पहले आ जाएगा 1s 1/2, इसमें हमारे पास 2 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 1p 3/2, इसमें 4 आएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 1p 1/2, तो इसमें 1 आ जाएंगे हमारे पास। 4 2 6 1 7। तो हमारे पास जे की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 -1 की पावर एल, एल कितना हमारे पास 1, क्योंकि पी के कॉरस्पॉन्डिंग एल 1 होता है, तो ये -1 आ गया। तो जे हमारे पास आ गया 1/2 माइनस। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई, इसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट है, 1/2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ न्यूक्लियस विद इवन एन एंड द ओड जेड the ground state spin of the nucleus is determined by। तो ground state spin न्यूक्लियस की कौन डिटरमिन करता है, लास्ट ओड प्रोटॉन्स, लास्ट ओड न्यूट्रॉन्स, ऑल प्रोटॉन्स, ऑल न्यूट्रॉन्स। उन्होंने देखा बोला क्वेश्चन में बोला हुआ है इवन एन एंड ओड जेड। ओड क्या है, जेड, जेड मीन्स अटोमिक नंबर, अटोमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास ओड होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, वही हमें क्या बताता है, कन्फिग्रेशन बताता है या ग्राउंड स्टेट स्पिन बताता है। तो इस केस में ओड हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो फिर जो लास्ट ओड प्रोटॉन्स होंगे वही हमें क्या बताएंगे, ग्राउंड स्टेट स्पिन। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस कंटेन्स अ सरफेस करेक्शन टर्म, दिस टर्म डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर ए ऑफ द न्यूक्लियस एज। तो इसके क्वेश्चन के लिए आपको सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला होता है हमारे पास, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला होता है हमारे पास B = AVA माइनस AS A⁻²/3 माइनस AC Z × Z-1 A⁻⁻1/3 माइनस A ऑफ A-2Z का होल स्क्वायर बाय A, ठीक है, प्लस माइनस AP A⁻³ 3/4।
तो ये हमारे पास सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला होता है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो होती है वॉल्यूम एनर्जी टर्म, जो सेकंड है वो होती है सरफेस एनर्जी टर्म, और जो हमारे पास थर्ड है वो होती है कूलम्ब एनर्जी टर्म। और जो हमारे पास फोर्थ है वो होती है असिमेट्री एनर्जी टर्म। असिमेट्री एनर्जी टर्म। और जो लास्ट होती है वो होती है पेयरिंग एनर्जी टर्म। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि हमें क्या बतानी है, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला में जो सरफेस करेक्शन एनर्जी टर्म है वो टर्म मास नंबर ए पर कैसे डिपेंड करती है। तो देखें, जो सरफेस एनर्जी टर्म है वो मास नंबर ए पर ए की पावर 2/3। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड है ए की पावर 2/3। तो ऑप्शन थर्ड हमारे क्या होगा, हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सेम वही फॉर्मूले में द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कूलम्ब एनर्जी इन द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड इज ऑफ द फॉर्म। तो कूलम्ब एनर्जी की क्या फॉर्म होगी, कूलम्ब एनर्जी टर्म की फॉर्म क्या होती है, ए सी जेड इंटू जेड -1 ए की पावर -1/3। तो ऑप्शन में से देखें हम तो क्या होगी, ए सी जेड इंटू जेड -1 ए की पावर -1/3। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन हमारी क्या है, करेक्ट है, ए सी जेड जेड -1 ए की पावर -1/3। ये हमारे पास, तो ये थे हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो थोड़े से और क्वेश्चन रहते हैं, हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट असाइनमेंट में वो डिस्कस करें। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।